हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हिंदी पेडोलॉजी है उनके क्वेश्चंस का स्तर क्या रहने वाला है। तो आप सभी अगर कर रहे हैं सीटेट या यूपीटेट एग्जाम की तैयारी, तो आप इजीली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं, तब भी आप मेरे से इजीली कनेक्ट हो जाइएगा। हम डे बाई डे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि आज मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं जो सीटेट में बार बार 100 टाइम रिपीट हो रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन समझाने का तरीका वही रहेगा कि क्वेश्चन की रोड मेमोराइजेशन यानी रटने में बिल्कुल नहीं जाना है। हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं कि उससे संबंधित अगर कोई दूसरा भी प्रश्न आ रहा है, तब भी हम वहां क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। तो इस अप्रोच के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक लॉन्ग डिस्कशन नहीं, फिर भी आपकी एक अप्रोच जो है वो डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आज ओवरऑल मैं केवल 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और उन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक जरिया समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको आगे चलना है ना। चलते फिर स्टार्ट करेंगे। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और टाइम वेस्ट बिल्कुल करना भी नहीं, क्योंकि लाखों लोग फॉर्म डालते हैं, आपको पता है। पासिंग स्कोर जो है वो केवल 14 से 15% ही जा रहा है, जबकि नो निगेटिव मार्किंग है ना। कोई निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। आपको पता है पेपर ऑफलाइन होगा इस बार भी, कोई पैटर्न में चेंजेस हुए ही नहीं है बिल्कुल, है ना। नोटिफिकेशन जस्ट आपको इसी मंथ में देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है ना। तो हो सके तैयारी आप अभी से करो, ताकि एक अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे आप, है ना। चलते देखो, पीपीटी बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है। अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब तक सीटेट नहीं हो जाएगा या फिर यूपीटेट नहीं हो जाएगा, कंटिन्यू 6 बजे मैं वीडियो ला रहा हूँ। 110% गारंटी है मेरी, है ना। डेली पर डेली वीडियो ला रहा हूँ। अगर आपने थोड़े से भी मॉक टेस्ट देख लिए, इतने में ही सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो, आसानी से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है ना। चलो आप चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो पीपीटी बहुत अच्छे से बनी हुई है। सारे कॉन्सेप्ट यानी वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं, 100 टाइम रिपीट हुए हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे, है ना। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखते हैं हमारी हिंदी पेडोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। होपफुली आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और जवाब आप देते रहना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। यानी अब समझना, देखो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, पक्का समझ में, गारंटी ले रहा हूं कि अगर आपने 15-20 मिनट दिया मेरे साथ में, 100% ये पूरा सेशन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो हमारी क्लासरूम होती है, हमारी कक्षाएं जो होती हैं, उनमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा होता है, यानी हर समाज से आया हुआ बच्चा बैठा होता है। एक क्लासरूम है जहां पे डिफरेंट समाज से यानी डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे होते हैं, चाहे उनमें किसी भी प्रकार का विकार हो चाहे ना हो, और डिफरेंट टाइप की आर्थिक स्थिति से बच्चे आए हुए होते हैं। तो आपको क्या करना है एज अ टीचर, यानी लिखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप की यानी भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि, जहां पे अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं, उन पृष्ठभूमि से बच्चे आए हुए हैं। तो एज अ टीचर आप क्या करोगे, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। यानी जो बच्चे अपनी लैंग्वेज को, अपने एक्सपीरियंस को लेके आए हैं, क्या उनको आप सम्मान दोगे या फिर उनको हतोत्साहित करोगे, है ना। तो बिल्कुल सम्मान दोगे, बहुत अच्छी बात बोली गई। ऑप्शन नंबर 1 एकदम बढ़िया ऑप्शन दिया गया है, कि चाहे कैसा भी बच्चा है, एज अ टीचर हमारे लिए तो सेम बात है कि हमको सभी को इक्वल रखना है ना। क्योंकि टीचर के मेथड में ही होता है, वो ऑलवेज यूज इमेज कलरफुल प्रेजेंटेशंस, फोकस ऑन द ग्रुप एक्टिविटीज टू एंगेज माय होल स्टूडेंट्स। ये मेरा भी मेथड है। फॉर मी एवरी स्टूडेंट इज इक्वल एंड स्पेशल। मतलब क्या होता है, एक टीचर जो होता है, एक अध्यापक जो होता है, उसके लिए सारे बच्चे इक्वल होते हैं। उसको क्या करना चाहिए, क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्रोवाइड करना चाहिए। समझ मेरी बात को। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है कि जो बच्चा घर से लेके आता है, जिन चीजों को लेके आता है, उनको आपको सम्मान करना चाहिए, है ना। जो एक्सपीरियंस को लेके आता है, उनके अकॉर्डिंग न्यू इन्फॉर्मेशन को बिल्ड करना चाहिए, जो उनके पास पुरानी इन्फॉर्मेशन है। क्लियर। चलो अब ऑप्शन नंबर 1 तो ठीक बात है, आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। क्या ये सही हो सकता है कि जो बच्चा लाया हुआ है, उसी की भाषा को सभी विद्यार्थियों को सिखा दो? ये बात थोड़ी थोड़ी ना ठीक है। मतलब जो बच्चा एक्सपीरियंस लाया है, एज अ टीचर आपको उनका सम्मान करना है। ये थोड़ी ना कि वो बच्चा लाया है वही चीजें रटा दो सभी लोगों को, है ना। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। आगे देखो, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। क्या ये सही है? देखो सबसे बेटर जो हमें दिख रहा है, एक सिंपल ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है पेडोलॉजी में, चारों ऑप्शन कभी कभी बेटर दिख सकते हैं, लेकिन हमको बेस्ट के साथ जाना है ना। तो क्या करना है, सिंपल याद रखो कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए,
यहाँ पे भाषा की बात हो रही थी ना, लैंग्वेज की बात हो रही थी, तो लैंग्वेज के डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज से बच्चे आए, डिफरेंट टाइप की पृष्ठभूमि से बच्चे आए हुए हैं, तो उनका आपको सम्मान करना है। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब चलेंगे आगे, स्क्रीनशॉट मारते रहना। मैं हर वीडियो में एक ही बात बोल रहा हूं कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट मारते रहना, या फिर आप नोट्स बनाते रहो, क्योंकि नोट्स बनाने का तात्पर्य यही होता है कि जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, अगर हम एक बार रिवाइज करके जाते हैं तो हमारा माइंडसेट अलग ही प्रकार का होता है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे फालतू की, तो फिर आप भी कहोगे कि पढ़ाते कम है और बातें ज्यादा करते हैं, है ना, वही चीजें हो जाती हैं। और मैं धीरे बोलूं तब भी दिक्कत है, तेज बोलूं तब भी दिक्कत है। अगर मैं धीरे बोलूं तो फिर आप टू की स्पीड लगा के बोलेंगे, और तेज बोलूंगा तो कहते हैं बहुत तेज बोलते हैं, है ना। मतलब सब तरीके से यार प्रॉब्लम्स है। कभी कभी पॉजिटिविटी वाले कमेंट भी कर दिया करो, है ना। इंसान ना कि कुछ भी कर ले लेकिन अच्छा नहीं हो सकता, वही चीजें हो सकती है। दुनिया ना निगेटिविटी से भरी पड़ी है, यहाँ टोकने वाले बहुत सारे लोग हैं, मना करने काम मतलब काम करेंगे भी नहीं और दूसरों को करने भी नहीं देंगे। समझ मेरी बात को आप, मैं क्या कह रहा हूं, मतलब वही अगर आप करना भी चाहेंगे तो 100 लोग आपकी टांग खींचने के लिए खड़े हो जाएंगे। मतलब खुद भी कुछ करना नहीं, गांव में रह के पुड़िया की दुकान पे खड़े होके वहीं पे रहना। आपको जीवन के किसी भी मोड़ पे आप जाइए, आपको वो वहीं पे मिलेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो कि बच्चों की मौलिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। देखो मौखिक लिखा हुआ है। मौखिक भाषा यानी बोलचाल की भाषा, जो आप बोलते हैं, यानी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, बोलने चालने की चीजें कैसी हैं, आप कैसे बोलते हो, है ना। तो बोलने चालने की जो चीजें हैं वो क्षमताएं, यानी मौखिक क्षमता कैसी है, मौखिक भाषा जो है वो कैसे डेवलप होगी, कौन से उपागम के थ्रू यहाँ पे जो आपकी मौखिक भाषा है वो अच्छी होगी, डेवलप होगी, कि आप किसी भी के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने आप अच्छे से बात कर पाएंगे, है ना। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि आप कितना भी पढ़े लिखे हो जाइएगा, किताबी ज्ञान हर जगह पे काम नहीं आता है। काम ये आता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, वो सामने वाले से आप जिस तरीके से बातें करते हो वो आपके किरदार से झलकता है। कहते हैं ना कि ज्ञान जो होता है वो आपके किरदार से बयां होता है, कि आप जैसे होते हो वो आपकी लैंग्वेज में दिखता है, कैसे आपकी कैसे माहौल में आपकी परवरिश हुई है ना। चलो वही लिखा हुआ है कि आपकी मौखिक भाषा कैसे डेवलप होगी, यानी बोलने चालने की चीजें जो होंगी वो कैसे डेवलप, क्या वो शब्द पढ़वाने, यानी आप शब्द पढ़ते रहोगी तो मौखिक भाषा डेवलप होगी, प्रश्नों का उत्तर देते रहो तो मौखिक भाषा डेवलप होगी, सुने हुए शब्दों को दोहराने से मौखिक भाषा, यानी मैंने पहले बोल दिया कि विभिन्न संदर्भों में बातचीत, आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट में बात करते हो, जब डिफरेंट टाइप की बातें करने की कोशिश करते हो, यानी डिफरेंट टाइप के लोगों से इंटरेक्शन करते हो, है ना, तो वहां पे आपकी मौखिक भाषा अच्छी होती है। जब आप लोगों से बातें करते हो, है ना, लोगों का परिप्रेक्ष्य समझते हो, अपनी बात को कहते हो उनके सामने, वो अपनी बात को कहते हैं, उनकी बातों को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो और अपनी बात को भी कहते हो, है ना। तो यहां से आपकी मौखिक भाषा डेवलप होगी जब आप लोगों से बातें करोगे, इंटरेक्शन करोगे। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ओवर हियर। कहीं पर अगर आपको डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट जरूर करना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर प्लान करेंगे 110%। तो क्या हुआ, हम लाइव नहीं आ रहे हैं अभी, फिर भी आपके क्वेश्चन का जवाब तो देंगे, आपके कमेंट का जवाब मिलेगा आपको। आप कमेंट करिएगा, आपको जहां पे डाउट हो, कोई भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं तब भी आप मुझे कमेंट करिए कि आप प्राइवेट, अगर कहीं किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, मतलब मैं तो टीचर हूँ साइंस का, मैं टीचर ऑफ साइंस, और साइंस में भी केमिस्ट्री का हूँ, तो केमिस्ट्री में कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है और उस कॉन्सेप्ट के आगे जाके आप बता पा रहे हो, मतलब जो भी चीजें हैं उसके आगे भी आप सोच पा रहे हो, क्रिएटिविटी मतलब क्या है कि जो चीजों का दायरा है, जो चीजें आपको दी गई हैं उनके आगे भी जाके आप अपनी बात को रख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, थिंकिंग कर पा रहे हो, है ना। तो ये क्या है, निष्कर्ष निकालने की बात यहाँ पे हो रही नहीं, बिल्कुल नहीं। संलग्नात्मक की बात हो रही, कोई इसकी बात नहीं हो रही। रचनात्मक, अगर यहाँ पे कोई नई क्रिएटिविटी की बात होती तो ठीक बात है कि जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में सोचो, तो हम जाते क्रिएटिविटी रचनात्मकता के साथ में। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो टॉपिक है उसके भी आगे जाके, जो टॉपिक है उसके आगे जाके आप सोच पा रहे हो, तो ये क्या है, दूसरे के स्थान पे जब स्वयं को रख के जुड़े हुए प्रश्नों को जब आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि क्या चीजें हैं, है ना। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप और आगे जाके सोच पाओगे कि जब दूसरे के, जैसे कोई आपके सामने कोई भी व्यक्ति है जो आपसे मोर नॉलेजेबल है, जो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, जब उसके जगह पे अपने आप को रख के सोचते हो कि यार काश मैं इसके जैसा होता, है ना, तो आप उसके लेवल पे जाके सोच पाते हो कि यार ऐसे होता मैं तो मेरे पास गाड़ी होती, मेरे पास बंगला होता। समझ पा रहे मेरी बात को। तो कॉन्टेक्स्ट के आगे जाके सोचना वो क्या होगा, किसी दूसरे के व्यक्ति की जगह पे अपने आप को रख के देखोगे तो आप समझ पाओगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलो चलते हैं आगे, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। चलो अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात बोली जा रही, समझते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। यहाँ पे ट्रांस लैंग्वेज की बात हो रही है कि एक लैंग्वेज से आप दूसरी लैंग्वेज में जा रहे हो, है ना, के बारे में क्या सही नहीं है। चलो अब हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि सही कौन सा नहीं है, कौन सा, ट्रांसलैंग्वेजिज्म के बारे में बात की गई है कि एक भाषा से दूसरी भाषा। देखो अब मैं सिंपल आपको एक बात बताऊं कि जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं तो प्योरली वहां पे दो लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हो, है ना, दो लैंग्वेज को आप प्रायोरिटी दोगे। जब एक भाषा को, जैसे हिंदी पढ़ रहे हो आप, अगर उसको ट्रांसलेट करोगे तो इंग्लिश में जाओगे या किसी भी लैंग्वेज में जाओगे तो वहां पे दो भाषाओं का यूज हो रहा है। हमसे गलत पॉइंट पूछा गया है, तो जहां पे एक भाषा का यूज हो रहा समझ जाओ वही गलत है। देखो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या कह रहे हैं, भाषाओं के बीच अनुवाद। ठीक बात है कि अगर हम भाषाओं के बीच अनुवाद करेंगे तो हमें दो भाषाओं की जरूरत पड़ेगी। अब ये मत कहना कि सर इंग्लिश पेडोलॉजी को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट, हिंदी पेडोलॉजी को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दो, तो हिंदी में पढ़नी पड़ेगी यार मेरे ना। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण। ये भी क्या है, बाइलिंगुअल की बातें हो रही है यहाँ पे कि एक ही भाषा में कई भाषाओं का योग हो रहा है या कई भाषाएं जुड़ी हुई है, वहां पे आप बाइलिंगुअल का यूज कर रहे हो, यानी हिंदी में पढ़ रहे हो साथ में इंग्लिश में बोल रहे हो, है ना। तो ये भी ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन का यूज हो जाएगा कि एक भाषा के साथ में दूसरी भाषा का भी यूज हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि यह बहुभाषावाद को समुन्नत करता है। ठीक बात है, ट्रांसलैंग्वेज की बात है तो समझ जाओ कि एक से ज्यादा भाषाएं वहां पे होंगी, ये भी ठीक है। यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित रखता है। जब यहाँ पे समझ रहे हो, आपने टीचिंग ट्रेनिंग किया हुआ है कि यहाँ पे ट्रांस लैंग्वेज की बात हो रही है, तो एक भाषा तक क्यों सीमित रहोगे भाई, एक भाषा होगी उसको आप ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा पे जा रहे होंगे आप, है ना। तो ये तो गलत बात है कि एक ही भाषा पे सीमित हो रहे हो। तो जो निगेटिव पॉइंट है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है ना। आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है, यानी लिखने के बारे में बात हो रही है। जब आप किसी चीज को लिखते हो, जैसे मान लीजिए ऐसा राइटिंग है, अगर आपको दी गई है, कोई टॉपिक दिया गया, जैसे मान सपोज दैट आपको कोई टॉपिक दिया गया और आपसे बोला गया कि उस टॉपिक में मानस मंथन करने के बाद आपको कुछ लिखना है अच्छा सा, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है जिसको आपको फॉलो करना है कि पहले आपको टॉपिक दिया जाता है तो आप क्या करते हो, क्या उसमें प्रारूपण करते हो, कब आप प्रारूपण पहली विधि है, मानस मंथन कैसी विधि है, संपादन क्या करते हो, दोहराना क्या। देखो सबसे पहले जब आपको टॉपिक दिया जाता है तो आप किसी भी टॉपिक के बारे में मानस मंथन करते हो, यानी पहले ये मानस मंथन का मतलब है कि आप खोजते हो, मंथन करते हो। वहां पे मंथन का मतलब, अब मंथन तो समझ रहे होंगे ना, मंथन का मतलब किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, है ना। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, उसके बाद में आप प्रारूप बनाओगे। क्या बनाओगे, प्रारूप, यानी एक रूपरेखा बनाओगे कि हमें किस किस टॉपिक के बारे में इसमें चर्चा करनी है। मतलब पहले आपने अभिव्यक्ति की, यानी मानस मंथन किया, डिफरेंट टाइप को सोचा, फिर उसके बाद में आपने प्रारूप बनाया, एक रूपरेखा बनाई कि इस काम को हम ऐसे ऐसे करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में आप दोहराओगे एक बार कि कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे, है ना। मतलब पहले आप ढूंढोगे चीजों को, फिर आप एक आउटलाइन, एक रूपरेखा बनाओगे, उसके बाद में एक बार दोहराओगे कि यार कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। उसके बाद में आप फाइनल रिजल्ट के लिए संपादन उसका कर दोगे। तो क्या होगा, बी, पहले बी कहां पे, बी, और फिर कौन सा ए है, फिर डी है, फिर सी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ओवर हियर। ये लिखने के उपागम है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है, इतनी बार आया हुआ है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, है ना। तो इनको पढ़ते रहना। मैं सारे जितने भी वीडियो दे रहा हूं सभी में उन क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहा हूं जो 100 टाइम रिपीट हो रहे हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक अध्यापक है शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर, यानी एक टीचर जो है वो विद्यार्थियों का नाम नहीं ले रहे हैं, उनके वाचन कौशल और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती है। एक शिक्षिका जो है वो क्या कर रही है, बच्चों के नाम नहीं ले रही है, फिर भी क्या कर रही है, वाचन कौशल, जो बोल रहे हैं, जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो उच्चारण हो रहा है, कुछ गलतियों के उदाहरण देकर, यानी जो गलती वो कर रहे हैं उनके एग्जांपल्स दे देके वो क्या करती है, एक समझ बना रही है कि बच्चा कहां कहां पे गलती कर रहा है। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती हैं, मतलब एक बार, जैसे वीकली, हर सप्ताह में एक बार वो जज करती हैं बच्चों को कि कहां कहां पे प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण करने में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, है ना। आगे लिखा, वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर सकती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि एक टीचर जो है वो क्या कर रही है, वीकली टेस्ट कर रही है कि बच्चों में प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम कहां पे आ रही है ना, वीकली चेक कर रही है। तो वो अध्यापिका जो है वो उच्चारण में कैसे सुधार कर सकती हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन स्किल को कैसे बढ़ा सकती हैं, कैसे अच्छा कर सकती हैं, किस उपागम के थ्रू। क्या ये त्रुटि विश्लेषण है, बिल्कुल नहीं। उदाहरणों के माध्यम से उच्चारण शिक्षण, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे संप्रेषण की बात यहाँ पे नहीं हो रही। जब आप एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी समझ को पैदा करते हैं और उनके आकलन के थ्रू उनमें सुधार करना चाहते हैं, तो ये प्रतिपुष्टि होती है। क्या होती है, प्रतिपुष्टि होती है कि आप टेस्ट करके उनमें
उनकी समझ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता, 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की, मैं अपने पास से कुछ ऐड ही नहीं कर रहा हूँ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं जरा, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। होपफुली आप जवाब जरूर दे पाओगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। लाखों लोग, 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, अभी पता आपको केवल 3 लाख लोग पास हुए हैं, है ना। इतना समझो 24 में जो पेपर हुआ था, और वही है कि अभी तो जुलाई में भी नहीं आया, तो डबल हो जाएगी स्ट्रेंथ यहाँ पे, समझ रहे मेरी बात को। वैसे 2 बार होता साल में, अब एक ही बार होगा, तो समझो कितनी भीड़ होगी इस बार। तो हो सके तो तैयारी यार अच्छे से करो। हमें पढ़ाई का एहसास तब होता है जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, जब हम इतनी सारी भीड़ देखते हैं, तो मुझे लगता है यार मैं थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, थोड़ा और पढ़ लिया होता तो काश हम अच्छे होते इन लोगों से, है ना। तो वो चीजें बाद में रियलाइज होती हैं जब टाइम निकल जाता है, और टाइम आपको दोबारा टाइम देने नहीं आएगा कि यार मैं फिर से आपको मौका दे रहा हूँ, फिर से काम कर लो। इस समय ना को यूटिलाइज करो, टाइम को यूटिलाइज करो। समय ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज निकल जाएगा, कल दोबारा बिल्कुल नहीं आने वाला, है ना। मैं हर बात यही बोलता हूँ कि अपने टाइम को यूटिलाइज करो, सही काम में अपने आप को लगाओ। इस समय सब गुजर जाएगा, टुमारो ऑलवेज कम्स टुमारो, ये कल कल ही आएगा। आप बोलते ना कि कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, ये सब निकल जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी, यानी क्लास 6 की बात हो रही है यहाँ पे, सीखने की अक्षमता से पीड़ित है, यानी उनके अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। कोई क्लास 6 के विद्यार्थी हैं, क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, जिनमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने की अक्षमताएं हैं, चाहे वो डिसलेक्सिया हो सकती है, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे। इंक्लूसिव का मतलब होता है, समावेशी का मतलब होता है सभी को साथ में लेके चलना, मतलब सारे बच्चों को। जैसे एक क्लासरूम है, 6 क्लासरूम है, 6 की बात हो रही है, वहां पे डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है जिनके अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने की अक्षमता है, चाहे वो गणना करने में प्रॉब्लम आ रही हो, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो उनके लिए आप क्लासरूम में सभी को साथ लेके कैसे चलोगे, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा को फॉलो कैसे करोगे। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि उनका एक विशेष समूह बना के ग्रुपों में बांटना, ये तो एकदम निगेटिव पॉइंट है। आपको सभी को साथ में लेके चलना है ना। आप एज अ टीचर किसी को ग्रुप में मत बनाओ, ये बिल्कुल गलत बात होती है कि अगर आपने वीक बच्चे एक तरफ बैठा रखे हैं और जो अच्छे बच्चे हैं जिनका माइंडसेट अच्छा हुआ है उनको आप एक तरफ बैठा ले, तो जो इधर साइड बैठा रखे हो उनका हतोत्साहित मन होगा कि यार मुझे क्यों ऐसा किया गया है ना। तो एज अ टीचर आपको सभी को इक्वल रखना है ना। विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके, उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर, उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल कर रहे हो। देखो जिम्मेदारियों में शामिल कर रहे हो, सभी को मौका दे रहे हो और जिम्मेदारी में शामिल भी कर रहे हो कि वो अपनी अपनी बात को कह पाए, तो ये भी ठीक है। उन्हें कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलाकर, ठीक बात है, सभी को एक साथ लेके चल रहे हो। विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करें, ठीक बात है, अपनी जो कॉन्सेप्ट है उनको एक्टिविटी के बेस आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, किसी लर्निंग कॉन्सेप्ट को, कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप किसी टास्क के थ्रू जो है प्रेजेंट करते हो, तो ये चीजें ठीक बात है। बी सी और डी एकदम राइट बात है, बी सी और डी, यानी फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। ये इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सीडीपी हो, सब इंटरेस्टेड होती, बढ़िया होती चीजें यार मेरे। यहाँ पे अगर आप मन लगाओगे ना तो मन लगेगा, जब आप लगाओगे नहीं तो कहाँ से लगेगा भाई, समझ मेरी बात को। टाइम पास करोगे यार, एक ही बार में पास हो जाओ, कोई घुट्टी हो उनको पिला दी जाए और हम एक ही वीडियो देख लें, पास हो जाए। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा यार, है ना, अगर आपको अच्छा खासा स्कोर करना है। और मैं गारंटी ले रहा हूँ अच्छा खासा स्कोर करो, मैं पॉडकास्ट पे जरूर बुलाऊंगा अपने साथ, बढ़िया खासा आपकी खातिरदारी करूंगा मस्त तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि प्रधान अध्यापिका ने, एक प्रधान यानी प्रिंसिपल, मान लीजिए कोई कॉलेज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ के एक प्रिंसिपल है, उन्होंने क्या किया है, भाषा अध्यापक, जो लैंग्वेज के टीचर, जो हिंदी के टीचर, जो इंग्लिश के टीचर हैं, को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा है। प्रिंसिपल जो है जिन्होंने अपने टीचर्स से कहा है कि नया सेशन आ रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो नई बुक है उनको सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है, कुछ नई चीजें हैं जिनको सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है कि आप इन चीजों को अच्छा अच्छा मटेरियल जो है वो चूज करो नए सेशन के लिए। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है, यानी कौन सा निगेटिव पॉइंट जिसका आप चयन नहीं करोगे। मतलब नए सेशन के लिए आप नए संसाधन, नए उपागम का यूज कर रहे हो, उनका चयन कर रहे हो, उसमें से इनमें से ऐसा कौन सा उपागम नहीं जो गलत है, जो आप नए सेशन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हो। क्या वो पुस्तकों और संसाधन की अनुकूलता, ये तो ठीक बात है कि अनुकूलता का मतलब है कि बच्चों के अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी यानी अनुकूलता मतलब है कि जैसी चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग आप जो जो पुस्तकें होंगी उनको रखोगे। भाई नर्सरी में बच्चा है तो नर्सरी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही तो सिलेबस रखोगे, ठीक बात है, इसको तो रखेंगे हम। बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं, ठीक बात है कि उनकी जो आवश्यकताएं होती है उनके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। विद्यार्थियों का स्तर कि उनका लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करेंगे, उसका भी चयन करेंगे, ये भी ठीक बात है। सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता
क्या कभी हो सकता है कि पहले सोच लो कि इस बार के सेशन में बहुत कठिन कठिन चीजें रखेंगे, है ना, जटिल चीजें रखेंगे, तो ये तो गलत बात हो गई ना। आप ऐसे क्यों रखोगे जो कठिन चीजें हैं, जो बहुत जटिल चीजें नहीं, सरल रखोगे ना भाई। अपनी तरफ से तो आप रखोगे कि कॉम्प्लेक्स चीजें ना हो पाए, सरल रहें चीजें। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात बोली गई। हमारे सामने एक अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, जहां पे आपसे बात की जाएगी कि मुझे बताओ अभिकथन में क्या बोला गया और इसका कारण क्या है। चलो देखते हैं, जहां पे कहा जाएगा कि क्या अभिकथन सही है और रीजन सही है, दोनों एक दूसरे के लिए सही है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा दिखने वाले हैं इस बार के क्वेश्चन पेपर में। चलिए, अभिकथन क्या लिखा हुआ है और इसका एक कारण दिया गया। अभिकथन में कह रहे हैं कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। यानी एक लैंग्वेज टीचर है जिसके अनुसार, व्यक्तिपरक का मतलब है कि बच्चों के अकॉर्डिंग, जो सामने वाला चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप योजना तैयार कर रहे हो। भाई आप एक टीचर हो, आप क्लासरूम में जाते हो तो पहले आपने जो लेसन प्लान बनाए होंगे उनके अकॉर्डिंग आप चैप्टर को प्रेजेंट करते हो। वहां पे वही बात बोली जा रही है कि आप व्यक्तियों के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग जो है एक योजना बनाते हो कि आज ऐसे पढ़ाना है या इस चैप्टर को ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे। पहले ओवरव्यू बनवाएंगे, फिर उसके बाद में आउटलाइन के बाद में एक एक कॉन्सेप्ट को डे बाय डे समझाएंगे। तो ठीक बात है, एकदम बढ़िया बात बोली गई यहाँ पे, ट्रू है। कार्ड क्या कह रहा है, नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। यानी जब नई नई भाषाएं बच्चे सीखते हैं तो उनमें विविधता यानी डाइवर्सिटी होती है। भाई सिंपल बात है, बढ़िया बात है कि जब एक से अधिक भाषाएं बच्चा सीखेगा तो डाइवर्सिटी तो आएगी, विविधता तो आएगी ना। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लोग अपनी बात करेंगे, नई नई बातें करेगा बच्चा जब नई नई चीजों को सीखेगा, तो ये भी ठीक बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, दोनों सही तो हैं क्या? इस स्टेटमेंट में या इस रीजन में इसकी बात करी जा रही है, वहां पे अलग बात हो रही है कि अधिगम योजना यानी क्या नाम, प्लानिंग की बात हो रही, कैसे पढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात हो रही है। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है ये, है ना। तो ए और आर दोनों सही है। कहाँ लिखा हुआ है ए सही परंतु आर गलत? नहीं यार, ए और आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं है। सेकंड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। अब इसका आप जवाब जरूर दीजिए, कहीं पर दिक्कत आए तो मुझे कमेंट जरूर करना मेरे यार। मैं एज अ दोस्त आपको ट्रीट करूंगा, जितना मुझे आता है या मैं पढ़ पढ़ के पढ़ाऊँ। कुछ ऐसा नहीं हो सकता, इंसान ना लर्नर होता है यार, सीखता है और सिखाता रहता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सर्वगुण संपन्न हो गया हूँ, मुझे सब कुछ आ गया है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भाषा अनुभव दृष्टिकोण किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। देखो, भाषा अनुभव दृष्टिकोण, अब यहाँ पे अनुभव दृष्टिकोण की बात क्या हो रही, अनुभव का मतलब जो एक्सपीरियंस रहे हैं, है ना। जहां पे क्रिएटिविटी के माध्यम बात कर रहे हो आप कि जो एक्सपीरियंस है उनको सिखा रहे हो या सीख रहे हो। अधिगम का मतलब जो आप सीख रहे हो, है ना, लर्निंग होता है। अधिगम का मतलब जो आप रूल रेगुलेशन के थ्रू सीखते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात हो रही है, एक्सपीरियंस के थ्रू आपको सिखा रहे हो या सीख रहे हो। तो वो क्या है, व्यवहारवाद की कोई बात नहीं यहाँ पे, ना तो संरचनावाद की ना तो मानववाद की। जहां पे क्रिएटिविटी की बात है, समझ जाना, रचनावाद की बात हो रही है प्याजे और वैगोस्की जी, जिन्होंने दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रचनावाद की बात करी है। जो जैसे प्याजे की बात करी जाए तो उन्होंने डेवलपमेंट को स्टेजेस में बांट दिया है, और जो वैगोस्की हैं उन्होंने समाज को बहुत इंपॉर्टेंट दी हुई है, जिनके सिद्धांत का नाम है सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिन्होंने कल्चरल ट्रूथ्स को इंपॉर्टेंट दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे मुझे लग रहा है, और कहीं पर दिक्कत हो आपको बता रहा हूं तो मुझे कमेंट करना। और नोटिफिकेशन इसी मंथ में आ जाएगा, सितंबर में ही, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होना है। कितना ये लेट करेंगे, चाहे कितना भी लेट करें तो दिसंबर में तो एग्जाम होना ही होना है ना। और यूपीटेट भी हो जाएगा जनवरी तक, तो तैयारी आप अच्छी करते रहो मेरे यार, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। और कहीं दिक्कत है तो कमेंट करना, आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट बता देना। और जो है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक आशा और उम्मीद के साथ में। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, एक अच्छी पढ़ाई करते रहो, समय के साथ बदल जाओगे।